आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 3 जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल। अब उसका ड्रॉबैक बचा हुआ है, तो ड्रॉबैक के बारे में आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो ड्रॉबैक का मतलब होता है जो उसमें खामियां थी, जो उसमें गलतियां थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉबैक। ठीक है, तो ड्रॉबैक में जो पहला है, दिस थ्योरी could not explain the stability of atom। ठीक है, according to Maxwell, electron loses its energy continuously in the form of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation. As a result of this, the electron should loses lose energy at every turn and move closer to the nucleus following a spiral path। ठीक है, the ultimate result will be that it will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable। ठीक है, तो यहाँ पर एक जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। तो उसमें क्या होता है, कोई भी जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है, एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल लूजेस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये चार्ज है जिसका चार्ज है क्यू, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो जब मूव करेगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशन वेव इमिट करेगा। ठीक है, होता है आपका रेडिएशन वेव। तो रेडिएशन वेव किस फॉर्म में निकलेगा, एनर्जी फॉर्म में। ठीक है, तो मान लो इसका एनर्जी कितना था इनिशियली, हाफ एम बी स्क्वायर।
ठीक है। अब जब यहाँ पहुँच जाएगा कुछ करने के बाद, तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा बी डैश, यहाँ पर एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम बी डैश स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी होगा दिस इज E2 एंड दिस इज E1। तो E2 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन E1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। मान लो इसके पास 100 जूल एनर्जी थे, लेट यार 100 जूल एनर्जी थे। अब कितना हो गया यहाँ पास, मान लो 80 जूल। तो 20 जूल कहाँ हो गया, लॉस हो गया। तो 20 जूल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 20 जूल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वेव। तो एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस, किसी को उसने बोला यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ऐसा एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, लास्ट में लॉस होते होते कहाँ गिर जाना चाहिए आपको, दिस पैरेलल पाथ। तो एनर्जी लॉस करते करते टर्न होते 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 कहाँ गिर जाना चाहिए था आपको, एटॉम के न्यूक्लियस में। तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब प्लस माइनस चार्ज एक साथ मिल जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, बट एटम तो अनस्टेबल होता नहीं इस टाइप से। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अनस्टेबिलिटी according to Maxwell, every moving charge particle loses some energy, so electron should be follow the spiral path and fall into the nucleus. That's why it makes it unstable, लेकिन ये अनस्टेबल नहीं होता। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो आपको एग्जाम में लिखना है। कोई डाउट इसमें? सेकेंड ड्रॉबैक इसका, if the electron lose energy continuously, the absorbed spectrum should be continuous, but the actual observed spectrum consists of well defined lines of definite frequencies. Hence, the loss of energy by electron is not continuous in an atom। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया टर्म देखोगे, स्पेक्ट्रम।
ठीक है। तो स्पेक्ट्रम हम लोग क्या होता है, जैसे लाइट लाइट के स्पेक्ट्रम पढ़े हो आप, जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट, एक फ्रिज होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग वाइट लाइट पास करते हैं, दिस द वाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ जैसे पास होता है, स्क्रीन है यहाँ पास, इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर, डिवाइडेड इनटू 7 कलर, ठीक है। तो ये होता है आपका BIBGYOR, ठीक है। तो 7 कलर डिवाइड होता है, ऊपर वाला रेड होता है, नीचे वाला वायलेट होता है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये स्पेक्ट्रम लाइट क्या डिपेंड करते हैं, 7 कलर से बना, उसी उसी टाइप से हम लोग क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड्स होता है साइंस में जो रिसर्च में यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उस स्पेक्ट्रम निकाल के उसमें इस टाइप से विथ आता है, जैसे कलर का पट्टी आता है, ठीक है, विथ टाइप का एक प्लेट। तो उसमें कहीं लाइन आता है, कहीं कंटिन्यूसली आता है, इस लाइन का मतलब सीधे सीधे लाइन रहेगा आपको ऐसे, और एक रहेगा ये जो लाइट है वाला, ये जो आपका 7 कलर वाला है, ये क्या आपका कंटिन्यू लाइट है, यहाँ पर रेड पूरा है, फिर यहाँ पर ठीक है, हो गया आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बस जैसे मान लो यहाँ पर ये डार्क है, डार्क डार्क, और बीच में क्या है, वाइट। तो आपको डार्क दिखे थे, वाइट नहीं दिखे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का अगर डिटेल आगे पढ़ोगे तो थोड़ा सा भी बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम से हम लोग क्या पहचान सकते हैं, जैसे एक्सरे होता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक्सरे, एक्सरे में हम लोग क्या दिखता है, हम लोग जो लाइट एक्सरे डालते हैं तो हमारे जो बोन होता है, उस बोन जो ब्लैक कलर का आता है, बाकी सब क्या आता है आपको वाइट कलर का, तो हम लोग बोन को इजीली देख सकते हैं, जो बोन का हैंड का या शोल्डर का एक्सरे लेते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से एक्सरे है। तो एक्सरे क्या बताता है, आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हैंड, बोन जो होता है। उसी तरह यहाँ पर स्पेक्ट्रम क्या बताता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये है जो किस टाइप से वहाँ घूम रहा है या किस टाइप से यहाँ ओरिएंटेड है। तो स्पेक्ट्रम आपका एक एक्सरे है जिसका एटम का, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको एनालॉग कर सकते हो, बट एग्जैक्टली वो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप से लाइन आता है, किसमें, एटम में, ठीक है। तो इस टाइप से कंटिन्यूस नहीं आता है, कंटिन्यूस आने से क्या हो गया, तो एक कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस कर रहा है, तो कंटिन्यूस आना चाहिए था, बट कंटिन्यूस नहीं आके क्या होता है, लाइन के टर्म में आता है। 10 मिनट एक कंटिन्यूसली एनर्जी आपका क्या कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करना या डिस्क्रीट एनर्जी रिलीज करना, दो टर्म होंगे आपस, जो आपको आगे समझ में आएगा। ईगो आपका कंटिन्यूस एनर्जी, सेकेंड डिस्क्रीट एनर्जी। डिस्क्रीट एनर्जी क्या होता है आपका, इस टाइप का, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3। कंटिन्यूसली क्या होगा, जो एकदम सटा हुआ रहेगा, जैसे ये। तो कंटिन्यूसली एनर्जी में रिलीज होगा, उसमें जो स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या आएगा, इस टाइप से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जिसमें डिस्क्रीट आएगा उसमें क्या होगा, लाइन और विथ। तो एटम अगर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी इस टाइप से, तो उसमें क्या आना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बट देखा गया रिसर्च में क्या हो गया आपका, डिस्क्रीट, मतलब लाइन। दसवीं ने कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, एक डिस्क्रीट एनर्जी लॉस कर रहा है, मतलब कुछ कुछ वैल्यू वाला।
30 का सेकंड ड्रॉबैक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है इन दोनों में? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये सब कुछ टर्म है जो आगे भी पढ़ते जाओगे तो क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था रदरफोर्ड suggested that in an atom there must be at least a third type of fundamental particle which should be electrically neutral. This should be electrically neutral, ठीक है। and possess mass nearly equal to that of proton, and he proposed the name for such fundamental particles as न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नाम किसने सजेस्ट किया था? क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन आप कहीं से भी आते हैं, ठीक है। वी सजेस्ट द नेम ऑफ न्यूट्रॉन, तो रॉबर्ट चैडविक ऐसा करके आते हैं। तो नाम भी सजेस्ट किया था आपका रदरफोर्ड ने। उसके बाद याद रखोगे इसको 1932, ठीक है। साइंटिस्ट था चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। bombarded beryllium with a stream of alpha particles, ठीक है। You observe that penetrating radiation were produced which were not affected by
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस रेडिएशन कंसिस्ट of neutral particles which were called neutron, which were called neutron, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवर किया था इसने आपका चैडविक नाम का साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। एटॉम, ठीक है, 4 9 4, और यहाँ पर बॉम्बार्डन किए किससे, अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल ठीक है। तो यहाँ से आपको बनेगा ये बन गया कार्बन एटॉम, ठीक है, जिसमें C12 6 प्लस दूसरा बन गया आपका न्यूट्रॉन, इसमें चार्ज कितने होते हैं, 0, इसको डिपेंड करते हैं 1 एंड 0। तो यहाँ पर देखो अल्फा पार्टिकल से वेरियम एटॉम में हम क्या किए बम्बार्डिन किया, बम्बार्डिन मतलब उससे रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो वहाँ से कार्बन बना और दूसरा पार्टिकल क्या बना आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जो हीलियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, न्यूट्रॉन है, तो ऊपर में जो होता है, ऊपर में जो दिया हुआ यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर, और नीचे में क्या आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो मास नंबर वो किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो 9 + 4 कितना हो गया 13, 12 + 1 कितना हो गया 13। इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन ही बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। और नीचे में देखो 2 + 4 6, 6 + 0 कितना हो गया 6, दैट शुड बी मस्ट बी बैलेंस। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, और हमेशा याद रखोगे ऊपर है मास नीचे में प्रोटॉन, लेफ्ट हैंड साइड जितना होना चाहिए राइट हैंड साइड उतना होना चाहिए, दोनों का। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो एक चीज नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, डिस्कवर किया आपका बताया चैडविक ने, इसका चार्ज कितना होता है 0। तो ऐसा करके क्वेश्चन आपसे नी2 में या जी मेन में कभी कभी दे देते हैं हिस्ट्री टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसा नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो न्यूट्रॉन होते हैं अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये ध्यान रखोगे जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल experience some force. In this also case, particle get some force। ठीक है, तो जो फोर्स होगा दोनों में फोर्स एक्सपेंस होगा, तो जिससे क्या करेगा, मूव करेगा। इसमें जो फोर्स होता है F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, वेयर Q इज द चार्ज, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो फोर्स होता है F इक्वल टू होता है एम क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, क्यू बी क्रॉस बी यानी क्यू बी बी साइन थीटा, एम का बी लिखना था, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल इन दिस केस चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू मूव इन सर्कुलर पाथ। कैसे, ऐसे। ठीक है, इन दिस केस क्या होता है, इट स्टार्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। कैसे, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब ऊपर जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ बोला मैंने, थोड़ा सा बता दी यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें देखा गया, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, पार्टिकल के पास चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मूव कर रहे तो हम मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मूव करने लगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए और हम वेलोसिटी से मूव करें तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसा मूव करने लगेंगे, सर्कुलर पाथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मूव करने लगेंगे, स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, दिस वन न्यूट्रॉन, these are not affected by both magnetic and electric field. That means it is not moving in a straight line or not in a circular path. So these are neutral charge particle. तो यहाँ से कंक्लूड होता है। कोई डाउट है? ये जो आप नो सर। ट्वेल्थ में पढ़ोगे थोड़ा सा, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? तो ये बस आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, कुछ बेसिक टर्म मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मास नंबर, इट इज डिवाइडेड बाई ए, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, और एटॉमिक नंबर जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ
प्रोटॉन। ठीक है, फॉर न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब और चार्ज के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, जेड माइनस चार्ज ऑफ एटम का माइनस कर दोगे तो ही आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एटम को ऐसा करते हैं, ऊपर की तरफ मास नंबर, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, ए माइनस जेड, और ए क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन सम ऑफ न्यूट्रॉन, और जेड किसके बराबर होता है न्यूट्रॉन में, पी के बराबर। तो ये बच गया आपका। नाउ नेक्स्ट आइसोटोप्स। इट इज गिवन बाय सोडी। ठीक है, सोडी नाम का साइंटिस्ट था, वो किया था। ठीक है, दे आर द atoms which have same atomic number but different mass number, that is they have same nuclear charge but different number of neutrons। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब ऐसे करके पढ़ते हो। ठीक है, या कोई पढ़ा है या कोई जानता है, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर कहीं ये क्वेश्चन दिया जाएगा, आइसोटोप विल रिप्रेजेंट द सेम न्यूक्लियर चार्ज बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक ही चीज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, और डिफरेंट एटॉम न्यूट्रॉन्स का मतलब मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, मास नंबर क्या हो जाएगा, सबका डिफरेंट आ जाएगा। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऐसे करके भी आपको दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्लोरीन का Cl 1735 एंड Cl 3717। ठीक है, अब इसी तरह ले लो कोई भी एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का ले लो, 1 2 1 1, और एक होता है 1 3, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ऐसे करके अगर मान लो इसका निकालोगे, इसमें एन कितना हो जाएगा आपका 18, ई कितना हो जाएगा आपका 17, एंड पी कितना हो जाएगा 17, और दूसरे वाले में 20 17 17। तो यहाँ पर देखो चार्ज सेम है बट ये डिफरेंट है, तो आइसोटोप सीएल का। अब यहाँ से एक चीज आपको रिकॉल होना चाहिए तुरंत। ठीक है, देखो पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का एक चीज और यहाँ से बताऊंगा कि आप जितना चीज पढ़ चुके हो पास्ट में, उसको आगे वाले टॉपिक में कैसे जोड़ेंगे, कैसे उसको लिंकअप करेंगे, ये बहुत जरूरी है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पुराना वाला चीज भी समझ में आए और पुराना वाला चीज रिकॉल होते रहे और अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर देखो आइसोटोप के बारे में जैसे ही आया, तो मैंने क्या बोला था, कोई भी आइसोटोप का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, एवरेज। एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप गिव एवरेज एटॉमिक वेट।
कल बताया था मैंने मोल कॉन्सेप्ट वाले में। तो एवरेज कितना परसेंट है, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते, मास नंबर इंटू परसेंटेज, 35 इंटू परसेंटेज, 37 इंटू परसेंटेज अपॉन 100। याद आया सबको? ऐसे करके आपको पुरानी चीजों को नए चीजें के साथ लिंक अप करना पड़ेगा। तो चीजें क्या होंगे, आपको जो पढ़े हो पास्ट में वो भी समझ में आएगा, और वो जितने बार रिकॉल होगा आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। ठीक है।